हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द एमसीक्यूज। सो गाइस, हम चल रहे हैं, हमारे एमसीक्यू सेशन भी चल रहा है और हमने पिछले दो क्लासेस में दो चैप्टर हमारे कर दिए ख़त्म। ठीक है, इस सेशन में हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज कंसिडर करें। बराबर है क्या? अब सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के पूरे एमसीक्यूज करने हैं या कुछ कुछ करने हैं, तो वो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको इसमें सारे एमसीक्यूज मिल गए, अगर पॉसिबल हुआ तो हम सारे के सारे कर लेंगे। ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर तीनों के अगर पॉसिबल हुआ तो इन वन शॉट, इन वन वीडियो हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं इसके पार्ट वीडियोस भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले दिया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। चैप्टर क्या था? चैप्टर ये था कि अगर दो पार्टनर्स ऑलरेडी है तो उन्होंने अपने पार्टनर को एडमिट किया हुआ है बिजनेस में। अगर वो पार्टनर बिजनेस में एडमिट आ रहा है तो वो लाएगी दो चीज़ें, एक तो कैपिटल लेके आएगा, एक तो गुडविल लेके आएगा। बराबर है, कैपिटल लाया तो हम उसके अकाउंट में लिखते थे, और अगर उसने गुडविल लाया तो गुडविल को तरह तरह की ट्रीटमेंट देते थे। ये सब चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने। बराबर है क्या? तो इसके एमसीक्यूज हमको फटाफट अभी सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आपको निकालना पड़ता था, इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सारी मेथड्स आपको दी हुई है अपने टेक्स्ट बुक में। बराबर है, हाँ या ना? जी सर। तो ये चैप्टर अभी आपने पढ़ के रखा होगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी एमसीक्यूज अगर आपको कभी भी सॉल्व करना है बेटा, तो आपको पहले उस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप एमसीक्यूज उसके सॉल्व कर सकते हो। ऐसे विदाउट आपको जानकारी आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ कर सकते हो तो रट्टा कर सकते हो, और कुछ नहीं। समझ में आया क्या? जी सर। तो हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर, तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुज एंड ईशान आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी कि ये जो हो गया, ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। जी सर। उसके बाद बोलता है दे डिसाइडेड टू एडमिट आरोह फॉर 1/5 शेयर, ये हो गया इनकमिंग पार्टनर शेयर, यानी कि आईपीएस। ठीक है, उसके बाद बोलता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए क्या होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बराबर है, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे सबको बच्चों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने सीखा था। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ये फॉर्मूला है। अब सर बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालते? तो बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए आपको सिंपली बात है, एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो है 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर का शेयर। ये हो जाएगा 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर का शेयर, मतलब जो पार्टनर हमने एडमिट किया बिजनेस में उसका शेयर क्या है, तो उसका शेयर है 1/5। तो 1/5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचता है 4/5। ठीक है, प्लस माइनस के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, प्लस माइनस जो भी होगा वो आप कर सकते हो। जी हाँ। अब न्यू रेशियो निकलेगा न्यू पार्टनर्स का, 3 पार्टनर है वो, अनुज, एहसान और ईशान है वो, एक्चुअली अनुज, ईशान और आरोह। बराबर है, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है उनका, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। जिनको आता है वो अपने खुद से सॉल्व करेंगे। तो 3/5, 2/5, दिस इज द ओल्ड रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1 हमारे पास है 4/5, 4/5। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 4 12, 5 5 25, 4 2 8, 5 5 25। ठीक है जी। तो यहाँ जो बचेगा वो आईपीएस आना चाहिए, जो आईपीएस हमारे पास है 1/5 है। और अभी देखेंगे बेस सेम होना चाहिए, बेस में 25 आना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, तो ये आ गया 12:8:5। अब देखो ये कहीं डिवाइड प्लस माइनस कुछ होता है क्या? इसमें नहीं होता, तो दिस इज द फाइनल आंसर 12:8:5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला आंसर फाइनल, 12:8:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईच एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट क्या होता है?
एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट। तो जब आपका कैपिटल ज़्यादा है एक्चुअल कैपिटल से तो आप क्या करेंगे उसको, तो वो क्या होता है बताइए। एक्चुअल कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब क्या होता है। एक्चुअल कैपिटल मतलब जो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब जो आपने बांटा हुआ है। यानी कि हम टोटल कैपिटल निकालते थे, टोटल कैपिटल निकालने के बाद हम इसको क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन न्यू रेशो। अगर वो मेथड आपको याद होंगी जो फिक्स कैपिटल मेथड कही जाती थी, ठीक है। तो उस केस में आपको ये चीज़ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं बोल रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि देखो कैपिटल अकाउंट अगर बनाएंगे, कहाँ गया, हाँ जी, मान लो इसमें मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। अब जो बांटा हुआ कैपिटल है वो क्या कह रहा है आपसे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल एक्सेस हो गया। प्रोपोर्शनेट कैपिटल यहाँ बांटते बैलेंस सीडी करके, मान लो 100 रुपये 100 रुपये और इसका 100 रुपये आ गया। और जो एक्चुअल कैपिटल था वो कम आ गया, 80 60 और यहाँ तो 100 ही आता है, बराबर है क्या, ऐसे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या ट्रीट करते हैं, तो एक्सेस डेबिट साइड ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, क्रेडिट साइड कम है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्रेडिट मतलब इनकम होता है, तो इनकम कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है। तो अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो ऐसे केस में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, एनपीओ के एमसीक्यूज अभी अभी करके है, इसको डेफिसिट कहते हैं। तो इस कैपिटल को भी हम कौन सा कैपिटल कहेंगे, डेफिसिट कैपिटल, बराबर है क्या, जी सर। तो यहाँ भी आएगा ये डेफिसिट कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस। ये क्रेडिट होगा अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हमने बिजनेस में लेके आ गए, ठीक है। जो अनरिकॉर्डेड बिजनेस है यानी कि वो कभी हमने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप अगर एसेट में कुछ कोई भी एसेट अगर आप बिजनेस में बिना बताए लेके आ रहे हो जो इसके पहले नहीं थी, तो आपका रीवैल्यूएशन या इनकम कहा जाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहा जाएगा, बराबर है। पहले कुछ एसेट नहीं थी, अभी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है यानी कि आने वाले पार्टनर के कारण एसेट्स बढ़ रही है, तो आपके लिए फ़ायदा है। और अगर फ़ायदा पार्टनर के ड्यूरेशन एडमिट के टाइम पे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो आप रीवैल्यूएशन में लिखते हैं, उसको क्रेडिट साइड में लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर नंबर ए। उसके बाद आगे कह रहा है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करते हैं, याद रहे हमने क्लास में सीखा था कि कैश गुडविल कैश में लाना है, फिर उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है, और अगर इनकेस क्वेश्चन में बोला है तो फिर उसको विड्रॉ करना है, बराबर है। तो अगर गुडविल विड्रॉ करना है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है बताइए। अगर गुडविल आप विड्रॉ करते हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यस सर, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, बराबर है। इसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है जी सर। उसके बाद आगे इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर एसेट पार्टनर ने टेकन कर ली तो डेबिट क्या होगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, जी सर, ये भी हो गया। अब आते हैं वन वर्ड्स के ऊपर, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गई है, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो पूछिए। सो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं वन वर्ड्स के ऊपर। वन वर्ड्स आपके क्या कहते हैं, देखो सबसे पहला वन वर्ड क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहला वन वर्ड आपसे कह रहा है कि मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसके केसेस में अगर आप गुडविल फाइंड आउट करते हो तो उसे हम कौन सा मेथड कहेंगे, तो वो हो जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड को हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ठीक है, समझ में आया क्या। जब आप एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हो, एवरेज के बेसिस पे अगर कुछ प्रॉफिट निकाल के फिर गुडविल निकालते हो तो उसको एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर है क्या। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ दिया भी है कि जब गुडविल एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके अर्न करके आप कर रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि समझ जाना सुपर प्रॉफिट है, समझ में आया, यस सर। एन अकाउंट ओपन टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन होने के बाद
जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम ज़्यादा होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो री वैल्यू होती है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो आंसर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेगा फिर भी चलेगा, ठीक है। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हम कहते हैं गुडविल, ठीक है जी। उसके बाद द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में कौन से रेशियो में बढ़ता है? तो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, समझ में आया क्या? नेम द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो बताइए जब गुडविल कैश में लाया जाता है तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? उस मेथड को कौन सी मेथड कही जाती है? जब पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो इसको प्रीमियम मेथड कहा जाता है। कौन सी मेथड बोलते हैं इसे? प्रीमियम मेथड। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मार्क भी करो, ठीक है। जब गुडविल कैश में लेके आता है तो उसको हम कौन सी मेथड कहते हैं? प्रीमियम मेथड कहते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है आपसे द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर मेक द सेक्रीफाइस, ऐसा प्रपोर्शन जिसमें ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होता है तो उस रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहते हैं? तो सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं। आगे कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है सर, नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सीखी थी तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने सीखा था, बराबर है? यस सर। पूरे क्वेश्चंस में तो वो नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना आया नहीं, लेकिन एमसीक्यू में उसका काम बन रहा है, ठीक है। एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक्स ओवर द असेट्स, जब पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का, जिसने एसेट लेके आया उसका अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बताइए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है बैलेंस शीट में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अगर एसेट साइड में दिख रहा है तो अक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं उसे, बराबर है क्या? जी हाँ सर। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, किसका फॉर्मूला है ये? ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो हम माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? बताइए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाता है? सेक्रीफाइस रेशियो। डन टनाटन, यस सर। इसके अलावा सर एमसीक्यू आएंगे नहीं क्या? जहाँ तक तो बुक के बाहर के एमसीक्यू आते नहीं है, बुक के बाहर छोड़ो। जब आपने जो पेपर जो क्वेश्चन अभी आपने पूरे साल भर पढ़े हुए हैं, जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखे उसके बाहर कभी एमसीक्यू नहीं पूछा जाता। बस मेरा ये सारी सीरीज़ करवाने का एक ही पर्पज़ है कि आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हो तुक्का मार मार के, तो वो ना करो, एमसीक्यू को पढ़ के समझो। ये सारी बातें आपने पढ़ के रखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आते हैं ट्रू और फॉल्स के ऊपर। ट्रू और फॉल्स में सबसे पहला बोल रहा है न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग द कैपिटल इन कैश और काइंड, बताइए न्यू पार्टनर कैपिटल कैश में और काइंड में लेके आ सकता है क्या? तो आंसर इज ट्रू, यस सर, लेके आ सकता है, बराबर है। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन अगर किया था तो उसमें यह भी दिया था कि न्यू पार्टनर ने आने वाले पार्टनर ने कैश तो लेके आया कैपिटल के लिए, लेकिन साथ में स्टॉक्स भी लेके आए, बराबर है क्या? तो ये दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे? हमारे कैपिटल कंसिडर किए जाएंगे। डन। उसके बाद व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर्स इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो सही है। अगर आप सॉरी ये सही है गलत है नहीं, ट्रू फॉल्स चल रहा है, ये ट्रू है, बराबर है। जब गुडविल आपको प्राइवेटली दी जाती है पार्टनर्स को तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। प्राइवेटली मतलब होता है अंडर द टेबल, अंडर द टेबल यानी घूस, जो घूसखोरी होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, बिकॉज इट इज टोटली ब्लैक मनी नॉट अ वाइट मनी। डन। उसके बाद बोल रहा है गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, गेन रेशियो निकाला जाता है क्या पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम पे? नहीं सर, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाता है, वेरी गुड। उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, बताइए प्रॉफिट का जो रीवैल्यूएशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर? नहीं नहीं, न्यू पार्टनर में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया है, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आया क्या? तो ये भी फॉल्स है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स, यस सर, ये ट्रू हो सकता है। तो ये जो है ये होगा आपका ट्रू। उसके बाद आगे कह रहा है आपसे न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैश में ही वो गुडविल का शेयर लेके आएगा, कभी कभी गुडविल रेज्ड भी हो सकती है, बराबर है। व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, बताइए जब गुडविल रिटर्न ऑफ होती है तो क्या गुडविल अकाउंट डेबिट होता है क्या? पूछ रहा है आपसे कि जब कभी गुडविल राइट ऑफ होती है तो क्या गुडविल अकाउंट डेबिट होता है क्या?
ज़रूरी है क्या ऐसा ही कि गुडविल अकाउंट ही डेबिट होगा? तो नहीं सर, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो को माइनस करो ओल्ड रेशियो से, तो ये हो जाता है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बराबर है, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, वन वर्ड लिख रहा हूँ, ट्रू वॉल चल रहा है ना हमारे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर करेंगे तो गेनिंग रेशियो होता है, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो नहीं होता, यानी कि ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद यूजुअली व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ द फर्म, यस दिस इज ट्रू। जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल बढ़ जाता है बिजनेस का, इसीलिए तो एडमिशन करते हैं पार्टनर का, जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा ताकि हम बिजनेस ग्रो कर सके, बराबर है जी सर। कैश एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, बताइए कैश और बैंक जो है वो क्रेडिट होता है जब गुडविल विड्रॉ की जाती है ओल्ड पार्टनर के द्वारा, ये सही है, समझ में आया, दिस इज ट्रू, ओके। इसके लिए रेफरेंस गुडविल की एंट्रीज आप जाके पढ़ लो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। डन 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 जी सर, तो ये हो गया हमारे ट्रू और फॉल्स, फटाफट एक बार चेक कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे, अब आते हैं बात करते हैं फाइंड ऑड मैन वन की, ऑड द फाइंड द ऑड वन, मतलब एक हमको डिफरेंट वाला चीज़ ढूंढ के निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वो बोल रहा है हमको जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी और कैपिटल। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी, कैपिटल, ये जनरल रिजर्व है, ये क्रेडिटर्स है, ये मशीनरी है, ये कैपिटल है, तो बताइए अलग क्या होगा? तो सर हम अपनी खुली आंखों से अगर देख पा रहे हैं तो बाकी सारे लाइबिलिटी साइड जाते हैं, लेकिन मशीनरी एक एसेट साइड जाता है, तो मशीनरी जो हुआ वो ऑड हुआ, बराबर है। डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट्स राइट ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, आरडीडी रिटर्न ऑफ, ये सब चीज़ें क्या है? अब सबने ना राइट ऑफ वाली चीज़ें बोली है, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड में जाता है ये यहाँ से अंदाज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, जब आप डिक्रीज करोगे फर्नीचर में तो कौन से साइड जाएगा? फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम होना यानी कि होता है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाना, बराबर है, तो ये डेबिट में जा रहा है। पेटेंट्स राइट ऑफ, पेटेंट्स अगर राइट ऑफ करोगे तो ये भी डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब ये भी डेबिट साइड में ही जाएगा। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बढ़ रहा है यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना यानी रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ही जाएगा। और ये हो रहा है आरडीडी राइट ऑफ हो रही है, आरडीडी राइट ऑफ हो रही है मतलब क्या? आरडीडी माइनस हो रही है यानी कि एसेट्स कम हो रही है आपकी, तो ये भी कहाँ जाएगा? तो डेबिट साइड में जाएगा सर। तो सारे के सारे डेबिट साइड में ही जा रहे हैं क्या? जी हाँ, तो मतलब हमको दूसरी कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, दूसरी कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी, ठीक है, डोंट वरी। तो ये ऐसा भी आप कर सकते हो कि ये फर्नीचर क्या है? एसेट है, पेटेंट भी एसेट है, और बिल्स पेबल लाइबिलिटी, यानी कि ये बैलेंस शीट के आइटम्स है। आरडीडी जो होता है वो एक प्रोविजन होता है, वो अलग से लिखना होता है, आरडीडी राइट ऑफ कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का ऑडमैन कौन हो गया? आरडीडी हो गया, समझ में आई बात? जी सर। आगे बढ़ते, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको नहीं पता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट, वैल्यूएशन और एवरेज प्रॉफिट, ये तीनों की तीनों गुडविल को कैलकुलेट करने की मेथड्स है, ठीक है। और आप बोले सर हम तो पढ़े नहीं, हाँ आप नहीं पढ़े, लेकिन आगे जाके आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करके एक चैप्टर होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की शायद, आई थिंक सो, तो वो चैप्टर यूट्यूब पे है कि नहीं आई डोंट नो, तो ऐप में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का चैप्टर है, तो उसमें जाके हम ये मेथड पढ़ते हैं, समझ में आया? बीकॉम के आई थिंक सो कि 4th या 5th सेम में होगा। चलिए, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये जो है ये कैपिटल को निकालने की है, गुडविल को निकालने की नहीं है, समझ में आए बात? जी हाँ। अब नीचे दिया हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग, बोलता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 1:1, मतलब इक्वल पार्टनर है। सी को एडमिट किया, सी एडमिटेड, ए सरेंडर्स 1/4 शेयर एंड बी सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हीज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब सी को एडमिट किया है, लेकिन सी के लिए इन्होंने अपने शेयर सरेंडर कर दिए, सरेंडर मतलब छोड़ दिया। बी ने अपने शेयर में से 1/4 शेयर छोड़ दिया, और ए ने अपने शेयर में से 1/4 शेयर को छोड़ दिया, बी ने अपने शेयर में से 1/5 शेयर को छोड़ दिया, ठीक है। और कैलकुलेट करना है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल बात है, देखो 3 पार्टनर है, 1, 2 और ये 3, समझ में आया?
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं इसको चॉकलेट्स के हिसाब से समझाता हूँ। ये ए के पास ना 10 चॉकलेट है, बी के पास ना 6 चॉकलेट है, सी अभी अभी आया है। अब मैंने आपसे कहा है कि ए ने, जो मिस्टर ए है, इसने सरेंडर कर दी है 4 चॉकलेट्स, या मान लो 3 चॉकलेट्स। बी ने सरेंडर की हुई है 2 चॉकलेट। तो बताओ न्यू रेशो क्या होगा। अब सिंपल बात है, ए को पहले 10 चॉकलेट मिली, बी को सी मिली, लेकिन बी को 6 चॉकलेट मिली, बी को सी नहीं मिली। ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने अपने चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट सरेंडर कर दी सी के नाम पे। मतलब ए के चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट किसको चली गई, सी को। यानी ए के पास कितनी बची, 10 - 3 कर लो, तो इसके पास 7 बचा, और ये जो 3 माइनस किए हुए ये सी को मिल गए। आया ना, जी सर। बी के पास 6 चॉकलेट्स थी, उसमें से 2 चॉकलेट हमने सरेंडर कर दी। 2 चॉकलेट अगर सरेंडर कर दी मतलब बी के पास अभी बची है 4 चॉकलेट, और जो चॉकलेट सरेंडर कर दी है वो चली गई किसके पास, सी के पास। समझ में आया। तो सी के पास टोटल चॉकलेट हुई कितनी, 3 और 2 5। समझ में आया। ए के पास कितनी बची 7, बी के पास कितनी बची 4, और सी के पास कितनी आई 5। तो ये जो 7:4:5 ये हो गया न्यू रेशो। समझ में आया तीनों का। मतलब क्या करना है, जो वैल्यू आपने सरेंडर की हुई है उसको माइनस करना है और सी को प्लस करना है। मतलब जो सरेंडर किया ए ने उसको माइनस करो, बी ने जो सरेंडर किया उसको भी माइनस करो, और वो दोनों चीज़, ए ने जो सरेंडर किया बी ने जो सरेंडर किया ये माइनस करो यहाँ से, और दोनों चीज़ सी को दे दो, यानी कि ये प्लस करो, तो उन दोनों को मिला के सी का शेयर हो जाएगा। बात समझ में आई। यस सर। तो अब ये तो चॉकलेट के हिसाब से था इसलिए समझ गया जल्दी, लेकिन अभी हमको फ्रैक्शंस के हिसाब से करना है, तो वही देखना है। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे मिस्टर सी। ठीक है जी। मिस्टर ए के पास ऑलरेडी कितना शेयर है, देखो इक्वल पार्टनर्स है वो दोनों भी। मतलब इनका ओल्ड जो है 1/2, इसका भी ओल्ड जो है वो 1/2 है, बराबर है जी सर। अब क्या हुआ, ए ने सेक्रीफाइस किया 1/4 शेयर, और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/5 शेयर, 1/5 ऑफ हीज शेयर, उसके शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस किया, बराबर है क्या। तो उसके शेयर का 1/5 हमको पहले निकालना पड़ेगा। ए ने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हीज शेयर, 1/4 सेक्रीफाइस नहीं किया, उसके शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस किया, बराबर है क्या। और ये भी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो निकालना पड़ेगा, सिंपल है। इन दोनों के जो शेयर थे 1/2 थे, 1/2 का 1/4 निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 का 1/4 यानी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, तो इसका ये हो गया। मतलब जो ए है उसने सेक्रीफाइस किया इतना शेयर। बात समझ में आई। तो अब ध्यान दो, ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, ए का जो न्यू शेयर आएगा वो कैसे आएगा, तो आएगा एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए का ओल्ड शेयर क्या था और सेक्रीफाइस कितना किया उसने। ठीक है, ए का ओल्ड शेयर था 1/2, उसने सेक्रीफाइस किया 1/8, ये वाला है ना, उसके शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस किया उसने, मतलब 1/8 सेक्रीफाइस किया। बात समझ में आई। अब ओल्ड पुराना वाला जितने चॉकलेट्स थे उसमें से जो दे दिए वो हटा दो, तो ये थे पुराने वाले चॉकलेट्स, ये इतने दे दिए, इतने किसको दे दिए, सी को दे दिए। ये पूरे के पूरे 1/8 चॉकलेट्स किसको दे दिए उसने, सी को। ये 1/8 चॉकलेट दे दिया उसको सी, बराबर है। बात समझ में आई। तो अब ए के पास कितना बचा तो वो निकालना पड़ेगा, इसको माइनस करके। तो इसको माइनस करके कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, और 8 2 जा 16, तो जो आया वो आया 6/16। बात समझ में आई।
तो ए का जो न्यू रेशियो हो गया वो गया 6/16। अभी का फिलहाल रोको इसको। अब क्या बोल रहा है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया उसके लिए। अच्छा, तो ये 1/8 जाके किसके पास आएगा, सी के पास आएगा 1/8। उसके बाद बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो उसके शेयर का 1/5, तो उसका शेयर कितना है 1/2, उसका 1/5 निकालना है। तो 1/2 का 1/5 तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बात समझ में आई। मतलब बी ने अपने शेयर में से इतना शेयर इसको दिया सी को। बात समझ में आई। हाँ सर, तो 1/10 जो शेयर है वो इसको दे दिया सी को। डन है। मतलब सी को 1/8 शेयर मिला ए से और 1/10 शेयर मिला बी से। तो सी का न्यू रेशो, बी का न्यू शेयर क्या होगा, 20 न्यू शेयर क्या होगा, तो इसका ओल्ड शेयर माइनस जो सरेंडर कर दिया यानी कि सेक्रीफाइस कर दिया। ओल्ड था इसका 1/2, सरेंडर कितना किया उसने, ये सरेंडर किया 1/10। तो हटा दो और बताओ कितना आएगा, 10 1 जा 10, 2 1 जा 2, 10 2 जा 20, तो कितना आएगा 8/20। ठीक है, बात समझ में आई। और सी को मिलेंगे दोनों के शेयर प्लस करके, तो सी को कितना शेयर मिलेगा, 10 1 जा 10, 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाई 80, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 80। तो आंसर आएगा, अब देखो हमारे पास 3 शेयर आ गए। ए का जो आंसर आया वो आया हमारे पास 6/16, बी का जो आंसर आया हमारे पास वो आया 8/20, और सी का जो आंसर आया हमारे पास वो आया 18/80। समझ में आया, बात समझी। अब इसमें से किसी भी एक लेवल पे आपका बेस लेके आ जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को ये 80 बनाना पड़ेगा। सभी को 80 बनाओ, ये 80 सब 80 बनाओ, तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय इसको करना पड़ेगा 5, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कर लो। और ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 80। तो जो शेयर आ रहा है आपका वो आ रहा है 30, 32 और 18। अब इसको आप 2 से कट करो, देखो कितने से कट होता है, 2 15 जा, 2 16 जा और 2 9 जा, तो 15/16/9। अब इसको फिर से 3 3 से कट होता क्या, नहीं होता। तो जो शेयर आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, 15/16/9। बात समझ में आ गई। अरे समझ में आई सर, डिफिकल्ट लग रहा है सर। ये बेटा बस पढ़ाया मैंने, जिसको करना है वो कर सकता है, नहीं करना है तो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा 1 मार्क के लिए पेपर में नहीं आता। ठीक है जी सर। चलिए सर, आपने क्यों कराया फिर, मैंने कराया इसलिए ताकि आप बोले रहते कि सर ने छोड़ दिया मतलब सर को नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। अनिका एंड राधिका are the partners sharing profit and loss in the 5/1. They decided to admit the Sanika in the firm 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio of Anita. ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, sacrifice ratio कैसे निकलता है, old ratio माइनस न्यू रेशियो, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। प्रमोद एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3/2। आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ओल्ड रेशियो आपके पास ऑलरेडी है, न्यू रेशियो भी आपके पास ऑलरेडी है, दोनों को माइनस करो आंसर आ जाएगा। कर पाओगे जी सर। आइए टेबल को कंप्लीट करते हैं। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी कि ये एवरेज प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालते, क्लास में फॉर्मूला लिख के दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100 बराबर है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये CE मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर है। उसके बाद आगे स्टॉक दिया है बैलेंस शीट में इतना, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या है, तो ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट मैंने फाइनल अकाउंट में सिखाया आपको। यानी कि ये जो स्टॉक बैलेंस शीट में शो किया है 1,60,000 का,
ये अंडर वैल्यूड है कितने परसेंट से, 20% से। तो मैंने आपको सिखाया था कि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो ये अंडर वैल्यूड है 20% से, यानी 20% कम है। तो 20% अगर ये कम है तो ये वैल्यू कितनी परसेंट है, तो सर ये 80% है। हमको कितना चाहिए, 100%। तो वॉलेंटरी मेथड लगा लो। 80% मतलब 1,60,000, तो 100% मतलब कितना, तो x आएगा। इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई होता है और ये डिवाइड में जाता है, तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 2 लाख रुपीज़। ये आ गया आंसर आपका 2 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ स्टॉक आएगा 2 लाख। ओके, समझ में आ गया, मज़ा आ गया सर, तो वेरी नाइस ऑफ यू। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया खत्म हमारा। चलो आ जाओ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे चलते फटाफट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के करेंगे एमसीक्यू। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर एकदम सिंपल चैप्टर है। पेपर में एडमिशन के और में रिटायरमेंट आ सकता है, तो दोनों में जो इजी लगेगा वही आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी सर। क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा है, मैं अपने क्लास में सारे चैप्टर्स पढ़ाता हूँ, एक भी और वाला चैप्टर नहीं छोड़ते हम लोग। ठीक है, चलिए। द प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय। रिटायरमेंट पे जो प्रॉफिट लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में आता है वो किससे शेयर होता है, तो सारे पार्टनर से। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर से नहीं, ओनली रिटायरिंग पार्टनर से नहीं, बैंक से तो शेयर ही नहीं होता। ठीक है, सारे पार्टनर जितने होंगे सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब ही रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। वो बोल रहा है कि अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो आप कहाँ लिखोगे, तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया, डेबिट में लिखेंगे भाई। समझ में आया, डेबिट करेंगे सर। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है और पढ़नी भी नहीं चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से किए हुए हैं, आपने ये चैप्टर अच्छे से किए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, धनाधन आंसर आते। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट इफ इट इज़ नॉट पेड। तो बताओ, अगर जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट बचा है, वो हमने उसको दिया नहीं, तो वो कौन से अकाउंट में जाता है तो बताइए ज़रा कौन से अकाउंट में जाता है वो, तो सर वो जाता है हमारे हाँ जी सॉरी, लोन अकाउंट में जाता है, पर्सनल में जाता है, करंट में जाता है कि सन के अकाउंट में, लोन अकाउंट में जाता है सर। एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट को हम देते हैं, बराबर है। एग्जीक्यूटिव्स लोन अकाउंट सॉरी डेथ ऑफ पार्टनर पे आता है, यहाँ पे सिर्फ लोन अकाउंट में जाएगा। गेन रेशियो क्या आता है, रेशियो लेस फ्रॉम ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे होता है, जो ओल्ड रेशियो से माइनस होता है, ऐसा कौन सा रेशियो, तो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट वन, आपटे भाटे एंड चितड़े आर शेयरिंग 1 to 310 15 इफ आपटे रिटायर देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। नया रेशियो क्या होगा, तो सिंपल है, इसको भी सॉल्व करना। तीनों का रेशियो आप निकाल लो पहले, तो 1/2 है, 3/10 है और दिया है 1/5। तो ये तीन अलग अलग टाइप के रेशियो आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको रेशियो अगर निकालना है तो बेस सेम कर लो। बेस सेम करने की निंजा टेक्निक आपको पता है, 10 बड़े हैं तो 10 को सब कर लो, तो यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5, यहाँ मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शन सबने पढ़ के रखा है 8, 9, 10 में, बोथ साइड होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो 5 1 हो गया 5, 5 2 हो गया 10, 3/10 एंड 2/10। तो ये हो गया रेशियो आपका 5, 3, 2, सिंपल। अब ये रेशियो आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, आपटे रिटायर हो गया तो आपटे का शेयर कैंसिल कर दो, ये वाला कैंसिल कर दो। आपटे तीसरा नंबर का पार्टनर है उसको कैंसिल कर दो। जो बचा हुआ है 5:3, ये क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, 5:3 ये न्यू रेशियो आएगा क्या। सर 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 वेट ए मिनट,
आपटे पहला पार्टनर है, सॉरी बेटा, 5 3 2, आपटे पहला पार्टनर है, इसको कैंसिल कर दो, बचा हुआ 3:2। ऐसे केस में हमारा आंसर 3:2 आएगा। डन जी सर। आइए वन वर्ड बताते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा, इनकम ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिखना, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लिखना। उसके बाद आगे बोल रहा है द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर आर बेनिफिटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट पार्टनर। रिटायरमेंट पार्टनर के होने से जो कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको बेनिफिट होता है, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? तो गेनिंग रेशियो कहते हैं। उसके बाद बोल रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट ज़्यादा मतलब खर्चा ज़्यादा, इनकम कम तो लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है जी। उसके बाद द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, ये धोखा देने वाला केस है। बच्चे क्या सोचते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पूछ रहे हैं, नहीं बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपको ऐसा रेशियो बताओ जो ओल्ड रेशियो माइनस होता है फ्रॉम न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस होता है, तो इसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। समझ में आया क्या? बहुत बच्चे सैक्रिफाइस रेशियो लिख के आते हैं और खुद के मार्क्स सैक्रिफाइस करके आते हैं। ठीक है, ये हो गया गेनिंग रेशियो, बराबर है। उसके बाद कह रहा है मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, गुडविल, दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू। बोल रहा है पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर। अगर प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है तो पार्टनर्स अकाउंट में वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है बताइए ज़रा। अगर लॉस होता है तो बताइए वो ट्रांसफर होता कहाँ है? बच्चों जैसी बात कर रहा है, कैपिटल अकाउंट पे या फिर करंट अकाउंट, बराबर है। खत्म कहानी। आ जाओ ट्रू और फॉल्स फटाफट उड़ाते हुए चलते। सबसे पहले बोल रहा है गेन रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सही है, ट्रू है, बराबर है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बताइए जरा क्या सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होगा क्या ये? हाँ या ना? जी एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि वो पैसा अभी तक उसको मिला नहीं है। ठीक है, यस सर। ऑन रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो इज कंसिडर। पार्टनर जब रिटायर होता है तो सैक्रिफाइस रेशियो कंसिडर करते हैं क्या? टोटली फॉल्स। कौन सा रेशियो कंसिडर करते हैं? तो गेनिंग रेशियो कंसिडर करते हैं सर। रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एन आउटगोइंग पार्टनर, इसको आउटगोइंग पार्टनर भी कहते हैं, ट्रू, ठीक है, इसको ट्रू भी कहते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर द गुडविल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गलत। कौन से रेशियो में शेयर करते हैं? अरे मैं आंसर लिख लेता हूँ, आपको ट्रू फॉल्स ही बताना है, गलत है ये। उसके बाद आगे रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर द जनरल रिजर्व इन अकोमोडेटेड प्रॉफिट, ये भी गलत है भाई। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जनरल रिजर्व पे भी उसका अधिकार है, अभी तक तो काम किया ना उसने, रिटायर हो रहा है मतलब गुना किया है क्या? अभी तक तो काम किया है, तो जनरल रिजर्व अभी तक का जो भी होगा, अभी तक का जो भी प्रॉफिट होगा उस सब पे उसका अधिकार होना चाहिए। मस्त मजा है इसमें, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद न्यू रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो लेस गेन रेशियो, तो न्यू रेशियो में से क्या लेस करने पे गेन रेशियो आता है? तो ओल्ड रेशियो। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज डैश टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन कैपिटल अकाउंट। बताओ रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है गुडविल का वो क्या होता है बाकी के बचे हुए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? बताइए जरा। तो सर उनको वो मिलता है नहीं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल का शेयर उसको मिलता है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड में उसकी इनकम हुई, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर है उनको वो पैसा देना पड़ता है, यानी उनका खर्चा हुआ, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं इसको बताओ जरा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लिख लूँ?
नहीं, आप समझ गए ना जी सर। ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। बात समझो इसके। A proportion in which the continuing partner gets share of returning partner is known as, बताओ कितने बार पूछेगा भाई? गेन रेशो। तो इसी तरीके से मस्त बढ़िया तरीके से हमने हमारा एक और चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर दिया खत्म। ठीक है, तो आइए फटाफट डेथ ऑफ पार्टनर भी उड़ाते हुए चलते हैं। नया चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, इसके भी एमसीक्यू करेंगे। ठीक है जी सर। आगे आपसे कह रहा है बेनिफिट रेशियो। देखो डेथ ऑफ पार्टनर शुरू हो गया, सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, बस प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आपको निकालना होता है। ठीक है, बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो इन विच, बताओ जरा बेनिफिट रेशियो मतलब कौन सा रेशियो? बताओ बताओ बताओ। गेनिंग रेशियो होता है सर। हाँ सर, तो वो बेनिफिट आपको कब मिलता है? जब कंटिन्यूइंग पार्टनर को बेनिफिट मिलता है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। किसी के जाने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको अगर बेनिफिट मिलता है तो उसको हम बेनिफिट रेशियो कहेंगे। बराबर है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है द रेशियो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर आर बेनिफिटेड। कितने बार पूछेगा यार? गेनिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन डैश साइड। कौन सी साइड में शो होता है? सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में। ठीक है, डेथ इज कंपलसरी। क्या? डिसॉल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, वाइंडिंग अप। डेथ मतलब कंपलसरी डिसॉल्यूशन है क्या? क्या बिजनेस पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है क्या? नहीं सर। क्या एडमिशन होता है क्या डेथ होने के बाद? यस सर, एडमिशन होता है भगवान के घर पे। ठीक है, तो वो धरती की बात कर रहा है, भगवान के घर पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, रिटायरमेंट होता है क्या? डेथ मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट होता है क्या? जी सर, रिटायरमेंट ही होता है, डिसॉल्यूशन नहीं होता ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर तो बिजनेस चलाते हैं, फंडिंग अब तो कंपनी होती है, तो पार्टनरशिप चल रहा है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, सही बचा एक ही, रिटायरमेंट। उसके बाद आगे कह रहा है द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑन हिज डेथ इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। बताओ, डेथ होने के बाद जो भी पैसा उसका बचेगा वो कहाँ जाएगा? उसके लीगल हेयर्स में जाएगा, मतलब लीगल हेयर्स के अकाउंट को या फिर एग्जीक्यूटिव्स के लोन अकाउंट को। बराबर है? यस सर। वन वर्ड दिए हुए, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक्सेस हो गई क्रेडिट साइड, ज़्यादा हो गई क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब इनकम, इनकम यानी कि प्रॉफिट, तो ये हो गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। बताओ, ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है डिसीज पार्टनर को उसके डेथ पे, मतलब ऐसा पर्सन जिसके किसी के मरने पे ऐसा कोई पर्सन हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके पूरे राइट्स उसको दिए जाएंगे, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? तो सर ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एग्जीक्यूटर, या फिर उसका लीगल हेयर। हेयर मतलब बाल नहीं, लीगल हेयर मतलब एक ऐसा आम इंसान जो कोई मर गया, जैसे कि पिता के मरने के बाद पूरे जो अधिकार होते हैं वो बेटे को ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लीगल हेयर या एग्जीक्यूटर। बराबर है? यस सर। एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन फॉर्म ऑफ रिजर्व। बताइए कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं इसको? जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर कोई आप प्रॉफिट है रिजर्व के फॉर्म में रखते हो तो उसको जनरल रिजर्व कहा जाता है, या फिर अकोमुलेटेड रिजर्व भी कहा जाता है, या रिजर्व फंड भी कहा जाता है, जो लिखना है वो लिखो। द पार्टनर हु डाइड, इसको कौन सा पार्टनर कहा जाता है? डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर कहा जाता है, जो मर गया उसको कहेंगे डिसीज्ड पार्टनर। जी सर। द प्रोपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्टनर। हाँ जी, ऐसा कौन सा प्रोपोर्शन है जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट कर सकते हैं पार्टनर के डेथ होने के बाद? अरे एक ही बात पूछ रहे थे भाई, गेनिंग रेशियो। ठीक है सर, बेनिफिट रेशियो लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन नाम फेमस किसका है? गेनिंग रेशियो का। समझ में आया? डन। ठीक है, यस सर। अब आगे ट्रू और फॉल्स करने हैं।
अ डिसीज पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। बताओ जरा क्या बात कर रहा है ये कि जो पार्टनर डिसीज हो गया मतलब जिसकी डेथ हो गई उसको गुडविल नहीं देंगे क्या फर्म का? भाई देंगे। ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद आगे कह रहा है आपसे अ डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ द जनरल रिजर्व। अरे भाई बराबर है, ट्रू। मर गया मतलब क्या गुनाह किया क्या उसने, उसको शेयर वेयर सब दिया जाएगा। इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ अ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। अगर गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा क्या? बताओ जरा। नहीं सर, उसका तो अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उसको गुडविल मिल रही है यानी कि इनकम है उसका, तो क्रेडिट में लिखो। उसके बाद आगे आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर एंटायर अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। यस, एकदम खतरनाक तरीके से ट्रू। उसके बाद फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड। अरे बिल्कुल है, ये भी जो है फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑपरेटेड। नहीं फॉल्स है, सस्पेंस अकाउंट ऑपरेट होता है। बात समझ में आई? यस सर। डेथ तक के जो भी प्रॉफिट होगा जो भी नुकसान होगा उसका जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारा का सारा कहाँ रिकॉर्ड होता है? सस्पेंस अकाउंट में। फिल इन द ब्लैंक्स। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बताइए, तो लाइबिलिटी है क्योंकि जो पार्टनर मर गया वो तो मर गया लेकिन उसके घर वालों को तो आपको पैसे देने हैं, तो फर्म के लिए वो क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। ठीक है सर। On death of partner, a ratio in which containing partners get more share of the profit in the future is called as dash ratio। अरे कितने बार कहेंगे ये गेनिंग रेशो या फिर अच्छा बच्चों इसको गेन लिखते हैं ना, गेनिंग लिखना है कभी भी, ठीक है? गेनिंग रेशो होता है, गेन नहीं होता, ठीक है? हाँ। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पागल तो नहीं हो गया? प्रॉफिट का शेयर उसके बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखाएंगे बोलते हैं? असेट साइड में, सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ठीक है? छल्ले के आगे जी सर। बेनिफिट रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, टन टनाटन। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड इट इज रिटर्न ऑफ डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। गुडविल रेज कर रहा है और उसको फुल्ली राइट ऑफ कर रहा है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? बताओ जरा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो गुडविल अकाउंट बोल रहा है ये गुडविल अकाउंट है, इसका जो बैलेंस बचेगा ये एसेट साइड में लिखते हैं हम लोग, बराबर है, लेकिन ये बैलेंस आपको फुल्ली राइट ऑफ करना है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? तो गुडविल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है ना। जी सर। तो इसी तरीके से हमारे साथ जो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे वो भी हुई खत्म और साथ साथ ये चैप्टर के एमसीक्यूज भी हो गए खत्म। तो दनादन 3 चैप्टर हमने उड़ा दिए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है? अगले जो एमसीक्यूज के क्लासेस है वो थोड़ा सा रुक के डालूंगा मैं, ठीक है? आप चाहो तो एग्जाम में जाने से पहले उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो अभी तक के ये 5 चैप्टर्स हुए, 5 चैप्टर के एमसीक्यू आई होप कि सबको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कल के पेपर में 20 में से 20 मार्क्स एमसीक्यू में लेके आइए और उसके बाद यूट्यूब पे स्पेसिफिकली कमेंट डालिए कि सर ये वीडियो देखने से एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मुझे आ गए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है? बाकी की बातें करेंगे अगले क्लास में, अगले सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।